अब ये जो परिस्थिति सवाल बहुत सारे लोग इसको पूछ रहे हैं कि आखिर ये अभी अभी अजीत पवार का निधन हुआ है और इतनी जल्दबाजी में क्यों ये सारे कदम उठाए जा रहे हैं, ये समझना जरूरी है। आखिर एक और बड़ी इंटरेस्टिंग चीज ये, मतलब मामला तो गंभीर रहता है पर फिर भी जो बात अभी अखिल सर ने कही कि कंट्रोल खोने का डर, लेकिन सवाल ये उठता है कि कंट्रोल खोने का डर क्यों है। शशि सर, ये जो कंट्रोल है, सुनित अगर डर है तो ये डर किससे है? आखिर कंट्रोल किसके हाथ में चला जाएगा? शरद पवार तो कह ही रहे हैं कि अजीत पवार और उनके सहयोगियों के साथ ये चीजें बैठक में फाइनल हुई थी और उसकी तारीख भी तय की गई थी और अजीत पवार ने खुद तय की थी। तो कंट्रोल का डर क्या शरद पवार से है? कंट्रोल का डर क्या सुप्रिया सूले से है, या फिर कंट्रोल का डर भारतीय जनता पार्टी से है कि एनसीपी के लोग जो है वो भारतीय जनता पार्टी के साथ मिल जाए, भाजपा में शामिल हो जाए? किससे है ये डर? राम प्रकाश जी, ये एनसीपी का अभी का जो डर है उसके लिए हमें थोड़ा पीछे ही जाना पड़ेगा क्योंकि एनसीपी टूटी उस दौर से और उसके पहले के दौर में भी जाना पड़ेगा। जब पहली बार अजित पवार ने सुबह का शपथ विधि किया देवेंद्र फडणवीस के साथ, तब पहली बार एक दरार हमको सामने नजर आई एनसीपी के भीतर, है ना। तो वो हम लोग बोल सकते हैं दृश्य स्तर पर कि वो पहला आधिकारिक रूप से भाजपा का पेनिट्रेशन या इनरोड है एनसीपी के भीतर, एनसीपी को तोड़ने के लिए। उसके पहले तक वो बारामती हम लोग खत्म कर देंगे, तोड़ देंगे, ये राजनीतिक घोषणाएं होती थी और चुनावी राजनीति में वो प्रचार में लाया जाता था, लेकिन वो हार रहे थे, बार बार लगातार हारते गए। हालांकि महादेव जानकर के बहाने उन्होंने अच्छा खासा उसको चैलेंज किया था बारामती के होल्ड को लेकर, लेकिन फिर भी पार्लियामेंट्री पॉलिटिक्स में मतदान की राजनीति में वो भाजपा बारामती कभी जीत नहीं पाई। तो अजीत पवार जी का सुबह का जो शपथ विधि है वो पहला वाक्य हो गया। उसके बाद दूसरी सरकार बनी अपने उद्धव ठाकरे के साथ, वो सब है। और दूसरा जो वाक्य बन गया वो एनसीपी के टूटन के समय। तो हमको ये देखना होगा कि आहिस्ता आहिस्ता धीरे धीरे शिकंजा कसते जा रहा है एनसीपी के ऊपर, और वो भाजपा की तरफ से, है ना। मतलब दिल्ली में बैठे हुए ये जो आका है वो धीरे धीरे एनसीपी को ठीक से घेरते जा रहे हैं। और अब ये जो तीसरा वाक्य हो गया है, ये तीसरा वाक्य ये भयंकर खूनी है। मतलब हम लोग अब तक चर्चा कर रहे हैं, और कॉन्स्पिरेसी थ्योरी में अभी भी मैं विश्वास नहीं कर रहा हूँ और कॉन्स्पिरेसी कोई भी थ्योरी नहीं रख रहा हूँ, लेकिन धीरे धीरे हादसे को लेकर मेरे दिमाग में बहुत सारे सवाल ज्यादा उभरने लगे हैं हाल फिलहाल, कल की अभी की जो घटनाएं हो रही उसकी वजह से। क्योंकि इसके पहले क्या हो रहा था, इसके पहले कुछ महीनों से, कुछ दिनों से एनसीपी, दोनों एनसीपी एक साथ आए, इसकी लगातार चर्चा हो रही थी। अब एनसीपी दोनों एक साथ आने के बाद वो भाजपा के साथ रहेगी कि नहीं रहेगी, ये सवाल नहीं है। आज भी शरद पवार साहब का जो इंटरव्यू आया है, उस इंटरव्यू में उन्होंने कहीं भी भाजपा के साथ जाने को लेकर बात नहीं कही है। तो एनसीपी का एक साथ आना, रीयूनिफिकेशन होना, वो किसके लिए फायदे में था और किसके लिए नुकसान में था, ये सवाल है। तो नुकसान तो भाजपा का ज्यादा दिख रहा था। क्यों? क्योंकि विधानसभा में अजित पवार के साथ 5 संख्या थी और लोकसभा में शरद पवार साहब के पास संख्या थी। मतलब दोनों एनसीपी अगर यूनिफाई हो जाती तो लोकसभा और विधानसभा दोनों जगह पर बार्गेन करने की स्थिति में आ जाती और अच्छा खासा बार्गेन कर लेती। और हमको एक बात समझ लेनी चाहिए, महाराष्ट्र की राजनीति के भीतर शरद पवार साहब की ये जो राष्ट्रवादी कांग्रेस है वो व्यवहारिक राजनीति करने वाली पार्टी है। तो व्यवहार के मामले में इनका कोई हाथ नहीं पकड़ सकता सत्ता कारण की, है ना। तो सत्ता में हिस्सेदारी को लेकर ये काफी अच्छा बार्गेन कर सकते थे। तो स्वाभाविक है कि इस सब का खामियाजा या नुकसान या जो भी नुकसान होने वाला था वो भाजपा की तरफ से होने वाला था। तो ये यूनिफिकेशन नहीं हो, इसके लिए कौन लड़ेगा, कौन मेहनत करेगा, कौन कोशिश करेगा? तो ऑब्वियसली बीजेपी करेगी। और ये हादसा एक सहज रूप से एक हाथ में परोसा गया थाली है, जिसके तहत ये पूरी की पूरी एनसीपी अभी भाजपा अपने जेब में डालने की
तैयारी में लग गई है। खाली इतना ही है कि ये किसके हाथ से कर रहे हैं, तो 2 हाथ 3 हाथ 4 हाथ हमको सामने नजर आ रहे हैं, है ना। सुनील तटकरे का नाम सामने आया है, प्रफुल्ल पटेल का है, ये दोनों तो मैनेजर्स है। प्रफुल्ल पटेल तो बड़े मैनेजर है, पॉलिटिकल मैनेजर है ना। छगन भुजबल साहब का भी बीच बीच में नाम आ रहा है, ठीक है, ये भी पीछे से हो सकते हैं। और एक बड़ा नाम आ रहा है जिसको शरद पवार ने उड़ा दिया है, मतलब उसको ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दे रहा है उनके स्टाइल में, वो है वो इनके पॉलिटिकल पीआर कैंपेन वाला जो है, इनबॉक्स डिजाइन के नरेश अरोड़ा, जिनके ऊपर यही जनवरी महीने में उनके कंपनी पर रेड भाजपा के मतलब यंत्रणा की तरफ से रेड डाली गई थी पैसे को लेकर। अब ये कहा जा रहा है परिवार के भीतर से जो खबरें आ रही है, क्या आ रही है कि नरेश अरोड़ा ने अपने सुनेत्रा जी को और पार्थ को इनको समझाया, फिर पार्थ ने उन माँ को समझाया और फिर वो तैयार हो गई, कुछ इस प्रकार की बातें आ रही है। अब आप देखिए, शरद पवार ने कहा कि भाई मैं नहीं जानता कि ये सुनेत्रा पवार ये करे। जितना मैं समझ पा रहा हूँ, जितने लोगों से बात हो पा रही है बारामती के और एनसीपी के भीतर के, उन सभी लोगों का कहना ये है कि अजित पवार के जाने के बाद ये तीसरे दिन जब ये राख और वो ये अस्थिया को अलग करके रखा जाता है, फिर नदी में विसर्जन करने जाते हैं, तो उसके बाद गोविंद बाग जहाँ शरद पवार का निवास है, उनके घर पर पवार परिवार का एक मीटिंग होने वाला था। अगर वो मीटिंग हो जाती तो शायद चित्र अलग हो जाता। वो मीटिंग सुनेत्रा पवार, पार्थ पवार इनके ये नहीं है उसमें। अगर वो भी रहते तो शायद दूसरा चित्र बन जाता, क्योंकि स्वाभाविक रूप से पॉलिटिकल फैमिली में पॉलिटिकल विरासत को आगे चलाने के लिए परिवार के भीतर से किसको आगे जाना चाहिए, तो उसमें सुनेत्रा पवार का नाम शायद आगे नहीं आता। पॉलिटिकली हम लोग बात करें तो, है ना, या आता भी वो मुझे मालूम नहीं, लेकिन आने की संभावनाएं बहुत कम थी, एक बात। दूसरी जो बात है, कोशिशें हो रही थी कि परिवार की बैठक नहीं हो, परिवार की बैठक को टाला जाए, है ना, और पार्टी अपने हरकत में आ जाए। तो पार्टी हरकत में आ गई। पार्टी मतलब ये अजित पवार का गुट, और लीगली अजित पवार के बाद 2 नंबर के व्यक्ति तो प्रफुल्ल पटेल बन गए जो कार्याध्यक्ष थे, है ना। और प्रफुल्ल पटेल और सुनील तटकरे इन्होंने सारा खेल किया, ऐसे अभी चर्चा और जितना भी इंफॉर्मेशन हमारे सामने आ रही है वो यही दिखा रही है। इस बैकग्राउंड को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। आखिरी बात, ये खेल भाजपा कर रही है। डर किसको है? भाजपा को सबसे ज्यादा डर है, इसलिए वो 10 दिन भी नहीं रुके। मुझे बताइए कि ये कोई प्रधानमंत्री का पद था क्या, जो इंदिरा गांधी के दौर में या राजीव गांधी के बाद क्राइसिस वाली सिचुएशन आती है और आपको कुछ ना कुछ करना पड़ता है ना, कि जिस तरह से जिस परिस्थिति में राजीव गांधी को प्रधानमंत्री बनाया गया, क्योंकि देश के मुखिया का सीट खाली नहीं रखा जा सकता। यहाँ तो राज्य का मुखिया का सीट भी नहीं था ये, यहाँ तो उप मुख्यमंत्री पद ये संविधानिक पद भी नहीं है। ये तो हम लोग कहने के लिए कहते कि भाई उप मुख्यमंत्री है, तो कोई मतलब ही नहीं है, वो तो एक नॉमिनल कैबिनेट रैंकिंग का मिनिस्ट्री है, ठीक है। तो उसके लिए आप 3 दिन के अंदर, मतलब ऐसा अभी महाराष्ट्र के मराठी जनों के भीतर एक भावना क्या गई है कि अस्थियां विसर्जित भी नहीं हुई, राख ठंडी भी नहीं हुई, अग्नि शांत भी नहीं हुआ, उसके पहले आप ये करने जा रहे हो। और हमारे महाराष्ट्र की परंपरा है और बाकी जगह भी होगी कि पहले 13 दिन जो रहते हैं, हाँ, वो जो सूतक काल होता है, उस समय घर का चूल्हा तक नहीं जलता, हाँ, घर का चूल्हा तक नहीं जलता, तब आप ये सब कर रहे हो। तो ये बीजेपी अभी अखिल सर ने इसका जिक्र किया था सूतक का,